ओके, सपोज मैंने आपके सामने एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट रखा है प्योर वाटर में। मान लो ये मेरे पास एक सॉल्ट है AB एंड इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। अगर ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो एट ए टाइम जब आपने इसको पानी में डाला, इसकी एक गिवन क्वांटिटी पानी में डाली, इसने अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया। और उस इक्विलिब्रियम को हमेशा मैंने आपको बोला कि आप ऐसे विजुलाइज करोगे, कुछ सॉल्ट है अनडिजॉल्व्ड और कुछ सॉल्ट की वो मात्रा है जो डिजॉल्व होगी, आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है। सो डिजॉल्व्ड फॉर्म और आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द सॉल्ट is in equilibrium with undissolved form of the salt. Both are in equilibrium. यानी कि अगर ये सॉल्ट वाटर में आयनाइज हो चुका है तो इसकी डिसॉल्व्ड फॉर्म और अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है। और अगर इसकी एस क्वांटिटी इक्विलिब्रियम आने तक जितने मोल आपने डाले उसमें से एस क्वांटिटी पानी में डिसॉल्व होगी तो आयंस की मोलर कंसंट्रेशन एस है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं बाहर से कोई तीसरी चीज डालूंगा। लेट्स से P नेगेटिव एनायन डाला मैंने, लेकिन ये P नेगेटिव एनायन किसी इस केटायन के साथ मिलके एक नया पीपीटी बना सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि ये पीपीटी हो सकता है ये सॉलिड हो कोई पीपीटी बने, और ये हो सकता है कुछ डिसॉल्व्ड फॉर्म हो सकता है ये एक सॉल्युबिलिटी मतलब ये एक फुली सॉल्युबल कंपाउंड बने, हो सकता है कि ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बने। परंतु जैसे ही P नेगेटिव अंदर आएगा वो इसके किसी आयन को खींच के कुछ नई चीज बना देगा। और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी लार्ज। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वेरी लार्ज को यूजुअली हम कैसे मानते हैं, मोर देन 1000, मोर देन 1000। लेकिन इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी स्मॉल, लेट्स से लेस देन 10⁻³ अब इसका यह मतलब है कि जैसे ही मैंने सॉल्ट को अगर पानी में अकेला मिलाया होता, अकेला यानी कि P- नहीं है, P- नहीं है, द मोमेंट आपने उस सॉल्ट को पानी में मिलाया उसकी टेंडेंसी फॉरवर्ड रिएक्शन जाने की बहुत कम है, क्योंकि K नंबर इज वेरी स्मॉल। K नंबर इज वेरी स्मॉल का मतलब कि सोल्यूशन में A+ और B- की ये जो S मोलर कंसेंट्रेशन है इट इज वेरी 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 लेस, यानी कि बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में। लेकिन द मोमेंट मैं P- बाहर से डालता हूं, क्योंकि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी हाई, इसका मतलब P- A- जितनी भी क्वांटिटी में बना है उसको खींच के AP बना देता है, यानी कि सॉल्यूशन में AP इज ह्यूज। इसका मतलब जैसे A+ थोड़ा सा भी बनता है, थोड़ा सा भी, P- उसे खींच के AP बना देता है, तो A+ को तो इक्विलिब्रियम पर, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पर हर बार अपनी कंसंट्रेशन को 0 करना पड़ रहा है, क्योंकि ये नंबर के लिए इसका बनना इज हाईली स्पॉन्टेनियस। क्योंकि K बहुत अगर बड़ा होगा, जिस प्रोसेस का K बहुत बड़ा है उस प्रोसेस का ΔG0, अगर K बहुत बड़ा है उस प्रोसेस का ΔG0 बहुत नेगेटिव है, यानी कि A+ से AP बनना इज हाईली स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब जैसे ही AB से A+ बनता है सोल्यूशन में, थोड़ी भी मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में, लेकिन उस A+ को तुरंत AP में कन्वर्ट होना पड़ता है, यानी कि A+ की कंसंट्रेशन, यानी कि दोनों रिएक्शन में जो आयन कॉमन है उसकी कंसंट्रेशन तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में ऑलमोस्ट 0 हो रही है। पर इससे क्या हो रहा है, इससे यह हो रहा है जैसे ये S और H बना था और आपने इसको लेट से A मोलर कंसेंट्रेशन में, A' मोलर कंसेंट्रेशन में डाला,
और क्योंकि ये 1:1 रेशो में रिएक्ट करते हैं और ये S बन रहा था, तो ये A डैश में से अगर X डिकम्पोज हुआ तो ये भी X डिकम्पोज हुआ और ये X बना। जैसे ही साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में ये A प्लस बना सोल्यूशन में, जैसे ही मैं बाहर से A डैश अमाउंट में अगर P डालता हूं तो नया इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश हो रहा है, तो जैसे ही A डैश में से कुछ क्वांटिटी कंज्यूम होगी AP बनाने के लिए P माइनस की, तो साथ के साथ A प्लस की भी कुछ X क्वांटिटी कंज्यूम होगी। तो फाइनल इक्विलिब्रियम में मुझे A प्लस की कंसंट्रेशन जो कि पहले S थी, क्योंकि वो घट गई है, ये नंबर घटाया जा रहा है, इसके घटने से ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? जब A प्लस की कंसंट्रेशन घटेगी, P A प्लस के साथ मिलकर AP बनाएगा, तो इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। तो इसकी कंसंट्रेशन तो हमें फाइनली S माइनस एक्स ही काउंट करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉमन आयन की कंसंट्रेशन तो दोनों इक्विलिब्रियम में हमें S माइनस एक्स काउंट करनी पड़ेगी। सो बाय द ली चैटलर प्रिंसिपल, जब कॉमन आयन की कंसंट्रेशन को कोई थर्ड पर्सन घटाने की कोशिश करेगा तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। और अगर ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा तो ये बताओ इसमें S की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है, फॉरवर्ड में, तो S की वैल्यू यानी कि ये S की वैल्यू तो बढ़ेगी, S की वैल्यू विल इंक्रीज, क्योंकि ये नंबर बड़ा होगा, क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है। A माइनस एस तो छोटा होगा पर S की वैल्यू बढ़ेगी। पर ये जरूर है, जब आप फाइनल इक्विलिब्रियम में ये कैलकुलेशन करोगे तो A प्लस की ये जो S माइनस एक्स कंसेंट्रेशन है, इट मस्ट बी टेंडिंग टू जीरो, और मैं फिर से आपको याद दिला दूं, इस चैप्टर में जो जीरो नंबर होता है वो हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हम पूरे चैप्टर में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ये जीरो भी है तो 10 रेज़्ड पावर नेगेटिव पावर में कितना है? क्या ये 10 रेज़्ड पावर -5 है, 10 रेज़्ड पावर -6 है, 10 रेज़्ड पावर -7 है? क्या ये नंबर 10 रेज़्ड पावर -8 है? तो वट एवर दिस नंबर इज जीरो, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट इट। तो न्यूमेरिकल में आपको हमेशा क्वेश्चन में दो चीजें पूछी होंगी, इसकी सॉल्युबिलिटी इस रिएक्शन के कारण कितनी बढ़ गई, और इस रिएक्शन के कारण ये जो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन थी वो घट के अगर जीरो बनी है तो कहां तक वो लोअर होके कितनी लोअर वैल्यू चली गई वो। सो आइडिया इज कि अगर किसी कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, उस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को अगर मैंने पानी में मिलाया हुआ है और अगर मैंने बाहर से कोई तीसरी चीज डाली और वो तीसरी चीज आने से A प्लस से कुछ बनता है AP, लेकिन इसका बनना इज हाईली स्पॉन्टेनियस, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी लार्ज, तो ऐसे केस में A प्लस जैसे ही कंज्यूम होके AP बनाएगा तो A प्लस की कंसेंट्रेशन इस इक्विलिब्रियम के लिए घटेगी, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी। तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो कि S नंबर है, यानी कि B माइनस की कंसेंट्रेशन इसकी सॉल्युबिलिटी है, तो ये जो B माइनस की कंसेंट्रेशन है ये फॉरवर्ड जाने के कारण बढ़ रही है, और S नंबर का बढ़ना मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी का बढ़ना। तो इसका ये अर्थ हो गया कि अगर आपके केमिस्ट्री में कभी कोई लैब में कोई रिएक्शन कराते वक्त किसी चीज को आप घोलना चाहते हो पर वो घुल नहीं रही, अब उसको घोलने का हमें एक नया तरीका मिल गया, बाहर से कुछ ऐसा डालो जो इस कॉमन आयन के साथ, किसी भी एक आयन के साथ मिलके कुछ ऐसी चीज बनाए जो हाईली स्टेबल हो। क्यों? क्योंकि ये हाईली स्टेबल अगर होगी मतलब डेल्टा जी बहुत नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा यानी कि के इक्विलिब्रियम इज वेरी लार्ज। अब यहां पर क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा? क्वेश्चन में अब ये होगा, ये जो मैंने बाहर से P माइनस डाला ना, तो ये P माइनस हो सकता है एक ऐसा एनायन हो जो इस केटायन के साथ मिलके कोई वीक एसिड बनाए। हो सकता है मैंने कि ये कैसा आयन डाला जो केटायन के साथ मिलके वीक बेस बनाए, सॉरी लेट से मैंने OH माइनस डाला, OH माइनस ने इस केटायन के साथ मिलके BOH बनाया और ये वीक बेस बने। मैंने वर्ड क्या यूज किया? वीक बेस बने। अब ध्यान से सुनना, जब मैंने बोला वीक बेस बने, द इंपॉर्टेंट इज बने,
मान लो कोई मैं वीक बेस लेता हूं आपके सामने, एक्वस अमोनिया। अगर मैं एक्वस अमोनिया का केबी वैल्यू आपको बताऊं 2 इंटू 10⁻⁵ है, तो आप रिएक्शन कैसे लिखते हो? एक्वस अमोनिया के केबी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैसे रिएक्शन लिखते हो? आप रिएक्शन लिखते हो अमोनिया प्लस वाटर NH4 प्लस एंड OH माइनस। यही तो रिएक्शन लिखते हो जब आप ये दिखाते हो कि अमोनिया का बेसिक करेक्टर दिखाना है। तो अमोनिया व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस OH माइनस, तो अमोनिया इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ बेस। तो अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb ऑफ अमोनिया 2 इंटू 10⁻⁵ है, क्या इस रिएक्शन में अमोनिया बन रही है या अमोनिया कंज्यूम हो रही है? इस रिएक्शन में फॉरवर्ड में अमोनिया बन रही है या अमोनिया कंज्यूम हो रही है? अमोनिया डेफिनेटली कंज्यूम हो रही है क्योंकि अमोनिया रिएक्टेंट में है। यानी कि अमोनिया के कंज्यूम होने की टेंडेंसी, अमोनिया के कंज्यूम होने की टेंडेंसी, ये के नंबर दिख रहा है आपको, 10⁻³ से छोटा है या बड़ा है? 10⁻³ से छोटा है। तो सोचो, अगर ये सोचो कि यहां पर मान लो कि केटायन अमोनियम प्लस हो और मैंने बाहर से OH माइनस डाला और OH माइनस अमोनियम से मिलके अमोनिया प्लस वाटर बनाए, तो मुझे ये बताओ इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा जब Kb ऑफ अमोनिया ये है? ये रिएक्शन का Kb है 2 इंटू 10⁻⁵। तो अगर मैंने बाहर से OH माइनस डाला और सपोज यहां का केटायन अमोनियम है और अमोनियम उस OH माइनस के साथ मिलके अमोनिया प्लस वाटर बनाए, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेफिनेटली आप समझ गए होंगे 1/Kb होगा, यानी कि 1/2 इंटू 10⁻⁵। तो बताओ क्या ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई हुआ, 1000 से भी ज्यादा आया? इसका मतलब क्या है कि अमोनियम अगर यहां थोड़ी मात्रा में भी बनता है, लेकिन अमोनियम जैसे ही बनेगा उसको OH माइनस उठा के खींच के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो अमोनियम की कंसेंट्रेशन इस इक्विलिब्रियम में, अगर ये आयन अमोनियम हो तो इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्ट में, पहले इक्विलिब्रियम में अमोनियम की कंसेंट्रेशन क्या होनी शुरू हो जाएगी? जैसे OH माइनस डाला, OH माइनस के आने से अमोनियम की कंसेंट्रेशन घटनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर अमोनियम घटा तो इसके इक्विलिब्रियम को किधर जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड। और अगर अमोनियम के घटने से इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड जाना पड़ा तो इसकी टेंडेंसी टू डिसोसिएट, इसकी टेंडेंसी टू डिसोसिएट बढ़ जाएगी। और अगर इसकी टेंडेंसी टू डिसोसिएट बढ़ रही है, डिसोसिएट होकर ये बनाएगा क्या? आयंस। डिसोसिएट होने से आयंस बनेंगे और आयंस का बनना इज इंडिकेशन इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। सो द पॉइंट इज कि यहां पर ये जो एपी टाइप की चीज है ये कोई और अन्य चीज नहीं है, आपकी पड़ी हुई चीज है। आप कुछ ना कुछ एक वीक बेस बना रहे होगे, वीक एसिड बना रहे होगे, क्योंकि वीक एसिड का Ka यानी कि एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट लो होता है, पर अमोनिया का, सॉरी, वीक एसिड का फॉर्मेशन डेफिनेटली हाई है। यानी कि अगर मैं आपको यह बोलूं एसिटिक एसिड का Ka नंबर 2 इंटू 10⁻⁵ है, तो अब आप एक चीज ये बताओ, एसिटिक एसिड का Ka अगर 2 इंटू 10⁻⁵ है, इसका मतलब क्या है कि एसिटिक एसिड वाटर में डिसोसिएट होकर बनाएगा एसीटेट एंड H+। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 2 इंटू 10⁻⁵। तो अगर मैं इस रिएक्शन का रिवर्स देखूं, रिवर्स जिसमें एसिटिक एसिड बने, इन दोनों से मिलके बने, इन दोनों से ये बने, तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि बड़ा नंबर होगा। यानी कि ये रिएक्शन आपको क्या मैसेज दे रही है कि एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है या एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है? एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है या एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन? तो
इसका मतलब मान लो मैंने बाहर से, मान लो यहां का एनायन एसीटेट होता और मैं बाहर से H+ डालना शुरू कर दूं, तो द मोमेंट मैं H+ डालूंगा, एसीटेट की रिएक्शन H+ के साथ होगी, तो बनेगा क्या? एसिटिक एसिड। दिस इज H+, दिस इज H+, तो एसीटेट H+ से मिलके एसिटिक एसिड बना रहा होगा। और एसीटेट से एसिटिक एसिड के बनने की प्रोसेस का K वैल्यू 1/2 इंटू 10⁻⁵ है, जो कि वेरी लार्ज नंबर है। इसका मतलब अगर आपके किसी सॉल्ट के किसी केटायन या एनायन का हाइड्रोलिसिस होना अगर शुरू हो जाए, अगर आपके किसी सॉल्ट के किसी आयन का हाइड्रोलिसिस होना शुरू हो जाए, आपको अगर याद हो तो हाइड्रोलिसिस इक्वेशन में हमेशा एनायन के हाइड्रोलिसिस में एक वीक एसिड बनता था, किसी केटायन के हाइड्रोलिसिस में वीक बेस बनता था। इसलिए मैंने स्ट्रेस दे रहा हूं बनने में। यानी कि अगर कोई आपको यह बोल दे कि आपके किसी आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है और यदि आपके एनायन का हाइड्रोलिसिस हुआ तो वीक एसिड बनेगा, और अगर किसी ने कहा केटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो वीक एसिड बनेगा, और वीक एसिड का बनना, वीक एसिड का बनना या वीक बेस का बनना इस प्रोसेस के लिए उसके के को बहुत बड़ा कर देगा। इस प्रोसेस के के की वैल्यू बहुत बड़ी होगी। ये एक तरीके का क्वेश्चन बनेगा। पर कहने का यह मतलब है कि यदि आपके किसी सॉल्ट के किसी आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, किसी सॉल्ट के किसी आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो ऐसे केस में इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी। और हमें क्वेश्चन में दो तरह की चीजें पूछी होंगी, एक तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन जिसको 0 होना पड़ेगा, और दूसरा उसकी नई सॉल्युबिलिटी। अब इसी को अगर मैं कॉम्प्लेक्स लिगेंड में लेके चलूं, दिस इज जस्ट अ थीम जो मुझे आपको ये टॉपिक सिखाना कि आज की क्लास में हम इस टाइप के न्यूमेरिकल करने कैसे वाले हैं। अब कॉम्प्लेक्स आयन में अगर आपको लेके चलूं, आपको अभी मेरी बैकग्राउंड से एक भजन की आवाज आ रही है? काफी टाइम से आ रही होगी, 5 या 6 मिनट से पिछले। तो एक्चुअली कल इलेक्शंस है यहां पे एमसी के, यू नो एमसी पोस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके इलेक्शंस है जिसका प्रचार 1 वीक से हो रहा है। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आई मुझे कि इन्होंने हमेशा मेरे पास से तभी निकलना होता है जब आपकी क्लास चलती है। 10 से 12 के बीच में ही इन्होंने घूमी, और इन्होंने मेरी इतनी क्लासेस खराब की है ना, क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग सुनता हूं अपनी तो पीछे से ये भजन सुन रहा होता है और वो इतना इरिटेटिंग लगता है। और मैंने ऑलमोस्ट ना बहुत रेयरली शायद लाइफ में वोट दिए, लेकिन कल मैं वोट देने जरूर जा रहा हूं, और मैं वोट कैंसिल करके आऊंगा। जिसने यहाँ प्रचार किया ना, मैंने सोच लिया कि मैं तो उनको वोट ही नहीं दूंगा। बहुत सारी इरिटेशन इन्होंने मेरी क्लासेस में की है, और इन्होंने इसी हफ्ते में करनी थी। और इन्होंने एक फिक्स टाइम रखा हुआ है, 10 से 12 के बीच में ये घूमते हैं, और शाम को ये 3 से 4:30 के बीच में घूमते जब मेरी दूसरे बैच में क्लास चल रही होती है। और जैसे ही समझ लेना, जब भी कभी ये पास में से निकलेंगे और मैंने आपको बोला ना 1 मिनट बच्चों जरा 2 मिनट, तो मैं माइक को म्यूट कर रहा होता हूं। चलो देखें, मतलब ये मेरा बैड लक है कि इनको मेरे से दुश्मनी थी, मेरी क्लास में ही इन्होंने ये सब करना था। अब मैं कल पक्का जा रहा हूं वोट करने, लेकिन किसी को नहीं लेके आऊंगा जो यहां प्रचार करके गया। चलो अब एक कॉम्प्लेक्स आयन की बात करते हैं। पहली बात तो मैं आपके सामने पहले कुछ कॉम्प्लेक्स आयंस का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं किया, जो कि आप 12th में होपफुली
वेरी बिगिनिंग में पढ़ लोगे। ये जितने भी मैंने आपके सामने स्क्वायर ब्रैकेट में, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखी है मैंने, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। अब क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कॉम्प्लेक्स केटायन, दिस इज कॉम्प्लेक्स केटायन, दिस इज कॉम्प्लेक्स एनायन, दिस इज कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है। अब यहां एक मेटल आयन दिख रहा होगा, आयरन, कॉपर, जिंक, कॉपर, पर ये जरूर है मोस्ट लाइकली ये जो आयन होगा ये डी ब्लॉक का आयन होगा, ये कोई ट्रांजिशन मेटल आयन होगा। और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कुछ, ब्रैकेट के अंदर Cn माइनस, अमोनिया, दिस इज कॉल्ड लिगेंड। लिगेंड, और लिगेंड का मतलब है जो लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बनाने में यूटिलाइज करे, मतलब जो लोन पेयर डोनेट करे। लाइक जैसे यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स वाले मेथड से निकालो, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स वाले मेथड से निकालो, क्योंकि Cn का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। Cn का ऑक्सीडेशन नंबर -1, अमोनिया, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, दे आर न्यूट्रल, दे आर न्यूट्रल लिगेंड्स। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे चेक करो कितना आएगा, x -1 इंटू 6 इक्वल टू -4, x इज +2। तो जब आपने ये निकाला आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो ये फेरस आयन है, तो इसका मतलब है Fe2+ के साथ 6 लिगेंड लगे हुए हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। Fe2+ के साथ 6 Cn- लिगेंड लगे हुए हैं और इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एवरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज लाइक अ सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर अगर हम बोले कि 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टीरिक नंबर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा। अब एक बार एक काम करके बताओ, यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो एक्स वाले मेथड से, यहां जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, और यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। अमोनिया इज न्यूट्रल लिगेंड, अमोनिया इज न्यूट्रल लिगेंड, वाटर इज न्यूट्रल, कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल। तो यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर x, अमोनिया न्यूट्रल, 0 चार्ज फॉर द 4 अमोनिया, टोटल चार्ज इज +2, x इज +2, मतलब यहां पे कॉपर 2+ आयन है और इसके अराउंड 4 अमोनिया लिगेंड है। और क्योंकि यहां स्टेरिक नंबर 1 2 3 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगी, आपकी बार हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2। इसके जिक्र कभी केमिकल बॉन्डिंग में किया था कि जब भी कभी सेंटर में डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया और उसके अराउंड स्टीरिक नंबर 4 हो जाए, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 बोलनी है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। खैर हम केमिकल बॉन्डिंग नहीं करने लगे, बट आपको रिकॉल करा रहा हूं कि कुछ ऐसा कभी किया था कि जब भी सेंट्रल मेटल आयन डी ब्लॉक का आ जाए, सराउंडिंग में 4 स्टीरिक नंबर हो जाए, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगी, dsp2 होगी, और ज्योमेट्री का नाम होगा स्क्वायर प्लेनर, ना कि टेट्राहेड्रल। कुछ ऐसी बातें केमिकल बॉन्डिंग में की थी, बट खैर मुझे अभी आपको इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं ले जाना, क्योंकि हम आयनिक इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। पर एक ये जो इंट्रोडक्शन मैंने हल्का सा दिया ना कि कॉम्प्लेक्स आयन होता क्या है, तो आपको बेसिकली ये समझ में आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब है किसी मेटल आयन के अराउंड सुटेबल नंबर ऑफ लिगेंड्स आर अरेंज्ड वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसकी कुछ ज्योमेट्री होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी सेंट्रल मेटल की, बिल्कुल उसी तरीके से जो केमिकल बॉन्डिंग में आप करते थे। पर अब क्वेश्चन ये है कि आपको क्वेश्चन में कि हर कॉम्प्लेक्स आयन के 2 कांस्टेंट नंबर डिफाइन किए होंगे।
आपको के एफ ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन बोला होगा, आपको के डी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन बोला होगा। अब ये के एफ या के डी है क्या किसी कॉम्प्लेक्स आयन का? इसका नाम फॉर्मेशन कांस्टेंट और इसका नाम डिसोसिएशन कांस्टेंट। मान लो मैंने आपके सामने बोल दिया के एफ ऑफ सी यू NH3 2 प्लस इज 2 इंटू 10⁻⁶। अब इसका यह मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स के एक मोल को बनाना है, F मतलब फॉर्मेशन, तो इस कॉम्प्लेक्स का एक मोल बनाना है, यानी कि आप रिएक्शन लिखोगे ऐसे CuNH3 2 प्लस बनाना है। किससे बनाना है? इसके अंदर के मेटल आयन से। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए कंपलसरी, जो आपने निकाला +2, तो आप लिखोगे कॉपर 2 प्लस से बनाना है। और किसके साथ लिगेंड है? लिगेंड कौन है? अमोनिया। कितने लिगेंड है? 4 अमोनिया। यानी कि जब भी आपको कभी किसी कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया हो तो आपने रिएक्शन कैसे लिखनी है? उस केटायन का या उस एनायन का 1 कोफिशिएंट रखते हुए उसके मेटल आयंस और लिगेंड इनका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, पर इस कॉम्प्लेक्स का एक मोल बनाना है। फॉर दिस रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 2 इंटू 10⁻⁶। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नंबर इज वेरी लार्ज। वेरी लार्ज मतलब एनी के वैल्यू मोर देन 1000। जब भी कभी कॉम्प्लेक्स आयन बनता है ये प्रोसेस बहुत स्पॉन्टेनियस है, हाईली स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स इज मच स्टेबल देन एनी नॉर्मल आयन और लिगेंड। कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट स्पीशीज, इसलिए यहां का के नंबर बहुत बड़ा होता है। और अगर मैंने इसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख दिया, यानी कि इसे रिएक्टेंट में लिख दूं, इसे प्रोडक्ट में लिख दूं, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/kf। दिस इज कॉल्ड KD, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। यानी कि KF उसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट है, दिस इज KF, और KF का रेसिप्रोकल KD होता है। यानी कि हमेशा कॉम्प्लेक्स आयन अपने इक्विलिब्रियम में अपने आयंस और लिगेंड के साथ मिक्सचर में रहेगा, ये अकेला नहीं रहेगा। इसकी क्वांटिटी कुछ ना कुछ इनकी किसी ना किसी क्वांटिटी के साथ इक्विलिब्रियम मिक्सचर में होती है, पर क्योंकि के नंबर बहुत बड़ा है तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ये दोनों जो इसके साथ इक्विलिब्रियम में है इनकी क्वांटिटी नेग्लिजिबली स्मॉल होगी, पर इसकी क्वांटिटी वेरी वेरी हाई होगी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जब आप KF लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू पावर 4 लिखोगे। और अगर के नंबर बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा, तो ये छोटे होने चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, ये छोटे होने चाहिए। यानी कि जब भी कभी किसी कॉम्प्लेक्स आयन को आप देखोगे तो वो हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल आयन, कॉन्स्टिट्यूएंट लिगेंड्स के साथ इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रहेगा, पर उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में इसकी क्वांटिटी, इसकी मोलर कंसंट्रेशन मच मच लार्ज होगी एज कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस एंड लिगेंड। और दूसरी चीज, KF एंड KD दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं KF ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन into KD of complex ion is 1. तो किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट हमेशा बड़ा नंबर है, पर उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत छोटा नंबर है। तो अगर आपको कभी भी कोई न्यूमेरिकल में बोल दे, लेट्स से कोई न्यूमेरिकल में मैंने आपको ऐसे वैल्यू दे दी, मैंने बोला
KD of AgCN twice negative is 7 into 10 raised to power 8. क्लियरली ये नंबर 2 into 10 raised to minus 7, क्लियरली ये नंबर लेस देन 10 raised to minus 3 है। मतलब इस कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन होने की टेंडेंसी बहुत कम है। तो इसका यह मतलब हो गया कि इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट कितना होगा, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट कितना होगा 1/2 into 10 raised to minus 7, which is definitely greater than 1000। लेकिन इसके लिए सूटेबल इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले आपने सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालना है। तो इस कॉम्प्लेक्स में सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +1। सिल्वर इज x, Cn इज -1 into 2 और टोटल चार्ज इज -1। तो अब आप इक्वेशन कैसे लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखोगे AgCN ट्वाइस नेगेटिव। ये बनाना है, किससे बनाना है? सिल्वर +1 से, मेटल आयन से। लिगेंड कौन है? Cn-। कितने लिगेंड है? 2। फॉर दिस रिएक्शन Kf इज 1/2 into 10 raised to minus 17। सबसे पहले तो आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए कि किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट बड़ा नंबर जो है उसके लिए व्हाट इज द सूटेबल इक्वेशन। तो आपने करना क्या है, उस कॉम्प्लेक्स का अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया तो उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट देख लो, और फिर उसके बाद ये देखो कि यहां का मेटल आयन कौन सा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, लिगेंड कौन सा है। तो उस कॉम्प्लेक्स आयन का एक मोल बनाना है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का कोएफिशिएंट आप कुछ भी रख सकते हैं। तो आप बोलोगे कि फॉर दिस प्रोसेस फॉर्मेशन कांस्टेंट इज दिस मच, और क्योंकि फॉर्मेशन कांस्टेंट इज लाइक एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नंबर, तो मैं भी ये भी बोल सकता हूं, अगर कोई बोले इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकालो एट 300 केल्विन, तो आप इक्वेशन लगाओगे डेल्टा जी नॉट इज -RT नेचुरल लॉग ऑफ KF। टेम्परेचर पता है 8.314 पता है, K की वैल्यू पता है, डेल्टा जी नॉट निकाल दोगे अगर इस तरह के सवाल आपसे आ जाए। अब इसका लिंक सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कैसे है, अब वो देखना हमें, क्योंकि जिस टॉपिक के लिए मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन दी अब मैं उसको एक न्यूमेरिकल के जरिए समझा रहा हूं। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल मोस्ट लाइकली एग्जाम में मिल सकता है, लेकिन 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रूप में ज्यादा मिलेगा। 12th क्लास में जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे इस कॉन्सेप्ट की यूज भर भर के होगी, तब उनको दिक्कत आती जिन्होंने 11th में ये टॉपिक छोड़ा हो। लेट्स से दिस इज क्वेश्चन नंबर C2 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एडवांस्ड शीट में से। क्वेश्चन इज ऑन पासिंग 1 mole ammonia in 1 liter 0.2 molar copper sulfate solution, what is concentration of copper 2 plus in the resulting solution? Given that Kf of CuNH3 4 2 plus is 2 into 10 raised to power 13, big number। Kf नंबर देखो कितना बड़ा है। अब क्वेश्चन ये है
कि अगर हमारे पास एक अमोनिया का सॉल्यूशन है, अमोनिया का सॉल्यूशन, और जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसकी मोलैरिटी 0.2 है। अब इस सॉल्यूशन में हमने 1 मोल कॉपर सल्फेट डाला। तो जब मैं कॉपर सल्फेट इसमें डाल रहा हूं तो उन्होंने सबसे बड़ा हिंट मुझे कॉम्प्लेक्स का केएफ देके ये बता दिया इनडायरेक्टली कि कॉपर विल मेक कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया। कॉपर विल मेक कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया, ये बता दिया उन्होंने। क्या लिखा मैंने? ऑन पासिंग 1 मोल अमोनिया, ओ सॉरी उल्टा हो गया। 1 मोल कॉपर है, 1 मोल कॉपर सल्फेट है, जिसमें हमने अमोनिया पास की। अमोनिया कितनी पास की? 1 लीटर सोल्यूशन विद मोलैरिटी 0.2। तो अमोनिया इज एडेड इन द सोल्यूशन, अमोनिया सोल्यूशन ऐड किया। क्यों भाई, अब क्यों उल्टा हो गया? ऑन पासिंग 1 मोल अमोनिया इन 1 लीटर 0.2 मोलर कॉपर सल्फेट। अरे ऑन पासिंग 1 मोल अमोनिया इन 1 लीटर 0.2 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हाँ, अब सबसे पहले तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि क्या क्वेश्चन में कॉपर सल्फेट का केएसपी दिया है? कॉपर सल्फेट इस सॉल्ट का क्या आपको केएसपी दिया है? नहीं दिया। इससे आपको क्या अंदाजा लग जाना चाहिए कि कॉपर सल्फेट इज नॉट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इट्स फुली सॉल्युबल। यानी कि ये सोल्यूशन में पूरी तरह डिसोसिएबल है, ये इसका अल्फा 1 है, यानी कि ये फुली सॉल्युबल है। यानी कि इस सोल्यूशन में कॉपर आयन की मोलैरिटी 0.2 है और सल्फेट की मोलैरिटी भी 0.2 है। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम विच इज अगेन 1 लीटर, तो 0.2 मोलर कंसेंट्रेशन दोनों की। अब इसमें अमोनिया पास की जा रही है। अब उन्होंने बोला कि अमोनिया के डालने से कॉपर 2+ की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये कि कॉपर 2+ की कंसेंट्रेशन क्यों पूछी, सल्फेट की क्यों नहीं पूछी? तो उसका हिंट ये है कि आपको उन्होंने केएफ नंबर देके ये बताया है कि अमोनिया जैसे अंदर आएगी इस कॉपर 2+ को दबोचेगी, कॉम्प्लेक्स बना रही है। इसलिए सोल्यूशन के अंदर जब अमोनिया आप डालोगे तो कॉपर 2+ की कंसेंट्रेशन बहुत घट जाएगी, इतनी घट जाएगी कि शायद टेंडिंग टू 0 होगी। क्योंकि जैसे ही कॉपर 2+ अमोनिया के साथ कंबाइन होगा, ये मिलके कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये। और इस कॉम्प्लेक्स आयन के लिए मुझे यहां बैलेंसिंग करनी पड़ेगी 4। अब मुझे ये बताओ, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज फॉर्मेशन कांस्टेंट नंबर, छोटा दिख रहा है बड़ा दिख रहा है? ये नंबर इज हाईली लार्ज, वेरी लार्ज, 1000 से तो कहीं कहीं ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि इस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी जबरदस्त है, जबरदस्त है ये रिएक्शन। और बिगिनिंग में 0 टाइम पे यहां पे आपके पास अगर कॉपर 2+ की मोलैरिटी 0.2 थी, अमोनिया का आपने 1 मोल डाला, और क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर ही है तो मैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम को अगर मैं मोल्स लिख लूं तो 0.2 मोल ही है अमोनिया। तो अब सोल्यूशन में जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो अगर कॉपर की कंसेंट्रेशन 0.2 में से x घटेगी तो अमोनिया की 4x घटेगी, क्योंकि ये 1:4 रेशो में रिएक्ट करते हैं। अगर ये x घटेगा तो ये 4x घटेगा। वैसे भी ये लिमिटिंग रिएजेंट आपको दिख रहा होगा, तो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये x अमाउंट से डीकंपोज कर गया तो ये 4x अमाउंट से डीकंपोज करेगा, तो इस कॉम्प्लेक्स आयन की x कंसेंट्रेशन आएगी। अब उन्होंने पूछा कि ये नंबर बताओ कितना है। अब मैं ये जरूर कह सकता हूं क्योंकि k नंबर बहुत बहुत बड़ा है, इसका मतलब जितना भी ये सोल्यूशन के अंदर बचा होगा तो वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 बचा होगा, यानी कि ये नंबर ऑलमोस्ट 0 है। तो अगर मुझे इस रिएक्शन का KF दे दिया है तो मैं इसका एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, कॉपर NH3 2+
अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू पावर 4। अब मैं यहां से ये लिखूंगा, ये बनेगा x अपॉन नीचे कॉपर 2 प्लस की कंसेंट्रेशन 0.2 माइनस एक्स, अमोनिया की 1 माइनस 4x रेज टू पावर 4, और ये नंबर दिया है 2 इंटू 10 रेज पर 30। और मैं ये दावा करता हूं कि आप ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। चाहे वन इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल ही है, अननोन, आप कभी नहीं सॉल्व कर सकते। कारण दे सकते हो मैथमेटिशियंस कि आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? भाई साहब इसकी डिग्री देखो, x रेज टू पावर 4 और x रेज टू पावर 5 पे जाके बन रही है। कहां से 5 रूट निकालोगे या 4 रूट निकालोगे? पॉसिबल ही नहीं है। हिट एंड ट्रायल भी नहीं लगा सकते, कितना लगा लोगे? तो हम यहां पे एक बहुत वैलिड अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। ध्यान से सुनना, मेरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी कंसेंट्रेशन आपको यूजुअली पता करनी है ना, जिसकी कंसेंट्रेशन आपको पता करनी है, उसी को जीरो मान लो। ये ऐसे हर क्वेश्चन में ये ट्रिक लगेगी, फंडा लगेगा। जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई होगा, उसमें जिसकी कंसेंट्रेशन आपको जीरो, जिसकी कंसेंट्रेशन आपको पूछी गई है, उसी को जीरो बना दो, तब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। और उसे जीरो रख के आप उसी की कंसेंट्रेशन पता करोगे। यानी कि कॉपर 2 प्लस की कंसेंट्रेशन अगर मुझे पता करनी है तो मैं इसे जीरो मान लूंगा, और वो जीरो मानना एक वैलिड अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है। अब सुनने में ये लाइन, जिसके तो कॉमन सेंस नहीं है, वो तो ये सोचेगा सर जब आपने इसको जीरो मान लिया और उसी की कंसेंट्रेशन निकाल रहे हो तो वो तो जीरो ही है। तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि इस चैप्टर में जीरो का मतलब रियलिटी में जीरो नहीं है। इस चैप्टर में जिसको आप जीरो मानोगे और उसी की कंसेंट्रेशन पता करोगे, तो इसका मतलब उसकी कंसेंट्रेशन 10 रेज टू पावर नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर है। तो अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, आई एम एज्यूमिंग कि कॉपर 2 प्लस की कंसेंट्रेशन इज टेंडिंग टू जीरो। और क्यों जीरो? क्योंकि इस रिएक्शन का के नंबर इज वेरी वेरी लार्ज, तो ये खत्म होने की कगार पे है। अब मैं यहां से कॉपर 2 प्लस की कंसेंट्रेशन को फाइंड करूंगा, और उसके दो कारण है। किसी ने कहा आप अमोनिया को जीरो मान लो, मैं कहूंगा कि अमोनिया को जीरो मानने का मुझे इतना फायदा नहीं है। क्यों नहीं फायदा? क्योंकि एक तो कॉपर को जीरो मानूंगा, मेरे स्टेप्स बचेंगे, क्योंकि कॉपर की कंसेंट्रेशन ही पता करनी है। दूसरा, कॉपर लिमिटिंग रिएजेंट भी था, और लिमिटिंग रिएजेंट को तो जीरो की तरफ अप्रोच होना बहुत पसंद है। इसलिए मैं कॉपर की कंसेंट्रेशन पे ये अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं, क्योंकि उसी की कंसेंट्रेशन मुझे पता भी करनी है। अब यहां से ये चीज देखो, जैसे मैंने कॉपर की कंसेंट्रेशन को जीरो बनाना है, मानना है, तो यहां से मुझे मिला आइडिया 0.2 माइनस एक्स इज नियरली जीरो, यानी कि x इज 0.2। अब मैं यहां पर इसकी वैल्यू x की 0.2 रखूंगा, इसकी वैल्यू 0.2 रखूंगा, और कॉपर कंसेंट्रेशन आप यहां से निकाल के बताओगे। करके दो मुझे ये कैलकुलेशन। ये बन गया 1 माइनस 4 इंटू 0.2, 0.2 मतलब 0.8, और 0.8 तो ये बन गया 0.2 रेज टू पावर 4, 0.2 रेज टू पावर 4 और ऊपर 0.2। तो यहां से कॉपर 2 प्लस की कंसेंट्रेशन आपके पास कितनी आएगी, चेक करो। और ये नंबर है 2 इंटू 10 रेज पर 13। बहुत छोटा नंबर आने वाला है, बहुत छोटा। नेचुरल सी बात है, जब आपने ये बोल दिया कि ये ऑलमोस्ट जीरो है, तो यहां से आप ये चेक करो कि कॉपर 2 प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी। और आंसर आना चाहिए 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर -12। चेक करो क्या ये कैलकुलेशन आपकी भी आ रही है, चाहे कैलकुलेटर से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 6.2 इंटू 10 रेज पर -12, आई एम वेरी मच श्योर यही आ रही होगी अगर आप ठीक से कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये बन जाएगा 0.2, ये बन जाएगा 0.8, 1 माइनस 0.8, 0.2 का 4, और नीचे बन जाएगा 0.2 का क्यूब, और 0.2 का क्यूब बनेगा 0.008, 0.008 से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर लो।
श्योरली इतनी आएगी। अब आप मुझे खुद ही बताओ, अब अगर आपको ये चाहिए, आपको अगर ये चीज लग रहा है कि सर ने ये अप्रोक्सीमेशन लगा के गलत किया कि 0.2 माइनस एक्स इज टेंडिंग टू 0, तो क्या आपको ये वैल्यू से दिख नहीं रहा? क्या आपको ये वैल्यू इतनी छोटी नहीं दिख रही? 10 की पावर -12, यानी कि आप 0.000000000000625 कर रहे हो। वो तो नंबर जीरो ही ऑलमोस्ट। इसलिए अगर कोई मुझे ये बोले ना कि ये इसके अप्रोक्सीमेशन, जब इसको जीरो मान लिया तो जीरो मानने से जो मेरी वैल्यू आ रही है वो जीरो ही आ रही है, तो मेरी ये अप्रोक्सीमेशन कहीं गलत नहीं थी। और दूसरी चीज, जब मैंने ये कह दिया कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी हाई, इसका मतलब यह कि कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन में कंटेंट बहुत बड़ा होगा। कॉम्प्लेक्स का कंटेंट बहुत ज्यादा है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको दिख रहा है कि x इज 0.2, तो रियलिटी में वो 0.2 नहीं है। एक्चुअल में वो जो नंबर है ना वो कुछ ऐसा होगा 0.19999999999 कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा टाइप का होगा। तो यहां से अगर हम ये बोलते कि 0.2 माइनस एक्स इज टेंडिंग टू 0, मैंने x को 0 नहीं बोला, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि x इज टेंडिंग टू 0। आई एम सेइंग 0.2 माइनस एक्स इज टेंडिंग टू 0, यानी कि x इज नियरली 0.2। तो यहां से आप ये भी बता सकते हो कि अमोनिया की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कितनी बची होगी। अमोनिया की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कितनी बची होगी? 1 माइनस 4x, ऑलमोस्ट कितनी 1 माइनस 4x, ये जीरो नहीं बन रही, ये 0.2 के करीब है। तो इस तरह से जब भी आप कोई ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे जिसमें k नंबर बहुत बड़ा है, तो जो भी आपको मेटल आयन लिगेंड की फॉर्म, लिगेंड के साथ जाता दिख रहा होगा ना, उस मेटल आयन की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो बन जाती है। तो इसी अप्रोच को, इसी थॉट से आप एक बड़ी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। वरना जिसके पास लाइक बहुत अच्छा हाईफाई मैथ्स वाला दिमाग है, वो जैसे कुछ बच्चे आइडिया दे रहे थे बाइनोमियल कर लो, तो बड़े शौक से चौड़े होके बोल रहे हो बाइनोमियल कर लो, वहां एग्जाम में इतना टाइम होगा। यहां पर जब इतनी कैलकुलेशन आ जाती है ना तो स्क्रीन पे कुछ फ्लैश शुरू हो जाता है, सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो जो लोग बोल रहे हैं बाइनोमियल कर लेते हैं, तो बड़ा तुम्हारे पास टाइम होगा। मतलब कुछ भी बोल दो, बिना अप्रोक्सीमेशन लगाए आपका कुछ नहीं हो सकता। यहां पे जब जब किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा नंबर होगा, तो रिएक्टेंट में जो यूजुअली आपको लिमिटिंग रिएजेंट दिखेगा, यूजुअली वो ऑलमोस्ट जीरो बना होगा। और इस चैप्टर की मैं आपको टिप दे रहा हूं, मेटल आयन के कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो बना देनी है, क्योंकि आपको इसी की वैल्यू पता करनी होगी, इससे उसको एक सॉल्व करने में आसानी होगी। चलो अब एक दो और न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। एक्चुअली जब 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, उनके जो बिगिनिंग में क्वेश्चन होते हैं, बिगिनिंग में क्वेश्चन जो टीचर बता रहा है उसका एक एंटी जरूर बोलना था, सर ऐसा करें तो। लेकिन करते तुम लोग टेस्ट में फिर भी हमारे तरीके से, ये पक्की बात है। जो खासकर क्लास में इतना ची चाय कर रहे होते हैं ना, सर ऐसा कर दे तो, ऐसा कर दे तो, वो टेस्ट में या तो क्वेश्चन गलत करके आते हैं या फिर लास्ट में उसी टेक्निक से करते हैं जैसा क्लास में सिखाया जा रहा होता है। ये कंफर्म है। ओके, क्वेश्चन इज व्हाट इज concentration of silver positive ions in
solution which is 0.01 molar in AgNO3 and 1 molar in ammonia, and will AgCl precipitate from a solution which is 0.01 molar in AgNO3, 0.01 molar in NaCl and 1 molar in ammonia, given that Kf of this complex is Kd of this complex is 5.88 into 10 raised to minus 8 Kd, and Ksp of AgCl is 1.8 into 10 raised to minus 10. अभी एकदम से आप क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करोगे, पहले मुझे 2-3 सवाल सिखाने हैं, तब आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अब यहां पे पहले क्वेश्चन समझाने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा क्लास की बिगिनिंग में देना भूल गया, मुझे एकदम से याद आ गया, वो ध्यान से सुनना, फिर हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, इस टाइप के जितने भी चलेंगे, यानी कि खासकर वो सवाल जिनमें किसी रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम 10 रेज़ टू पावर 3 से भी बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा के है। रियलिटी में जब भी मैं कोई आपके सामने ये रिएक्शन लिखता हूं ना, लेट्स से AB प्लस CD प्रोड्यूसेस AD प्लस BC, यानी कि जब हम मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन करते थे, मान लो मैं इसको 5 मोल देता था, इसके 2 मोल लेता था, और मैं आपसे पूछता था बताओ इसके कितने कितने मोल बनेंगे, इसके कितने कितने बचेंगे, तो आप कंसेप्ट लगाते थे लिमिटिंग रिएजेंट का कि ये खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 2 के रिस्पेक्ट में ये 3 खत्म हो गया, 3 बन जाएगा, और इसको आप बोल देते थे 2-2। तो रियलिटी में ये जो एक रिएक्शन हम इसको इरिवर्सिबल लेके चल रहे हैं ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में यही इरिवर्सिबल रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन होगी जिसका के इक्विलिब्रियम वेरी लार्ज होगा। आप खुद बताओ, अभी जो आपने न्यूमेरिकल किया था कॉपर 2+ वाला, जिसमें कॉपर 2+ की कंसेंट्रेशन 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 बन गई थी, क्या वो नंबर 0 नहीं था? वो तो 0 ही था ना। तो अगर मैं यहां पे ये बोल रहा हूं ना कि ये 2 से घट के 0 हो गया, क्या पता ये 2 से घट के 1.9, मतलब 2 से घट के 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -20 बन गया, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -18 बन गया, वो भी 0 है। यानी कि किसी रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी लार्ज है ना, आप उसकी इनिशियल स्टेप्स को आप मोल कंसेप्ट की तरह चला सकते हो, क्योंकि ऐसी रिएक्शन जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी लार्ज, उसका रिएक्टेंट ऑलमोस्ट 0 है।
अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है, जब हमने बोल दिया कि इस रिएक्शन को जस्ट लाइक इरिवर्सिबल की तरह ट्रीट कर लो, क्या हम यहां पे रिवर्सिबिलिटी किसी की काउंट नहीं करेंगे? करेंगे, बताऊंगा कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने ये रिएक्शन कितनी बार की है कि AgNO3 में KCl डाला और ये AgCl प्लस KNO3 बना। बहुत बार ये रिएक्शन की है। मान लो मैं आपको ये बोलूं कि ये 0.2 मोल है, ये 0.4 मोल है, तो आप क्या करते हो? दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट देखते हो, ये 0.2 में से X घटा और फिर बोलते हो कि ये पूरा खत्म हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट था। यानी कि ये 0.2 बचा, ये 0.2 बचा, ये 0.2 बचा। अब तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हो। मोल कंसेप्ट के टाइम पे तो आपने ये सब नहीं पढ़ा था, KSP। आपको मालूम है कि AgCl एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, और जैसे ही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AgCl बना है, सोल्यूशन में वो AgCl की फॉर्म में नहीं है। सोल्यूशन में जैसे AgCl बना, वो अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करके बैठा है। AgCl ये जो 0.2 मोल बोल रहे हो ना, ये रियलिटी में ये पूरा का पूरा 0.2 नहीं है, इसके साथ ये भी बने हुए हैं। पर उसको हम इग्नोर क्यों नहीं बोल रहे थे? क्योंकि ये नंबर अगर ये कुछ ऐसा है तो ये नंबर बहुत छोटे हैं, वेरी वेरी स्मॉल है। यानी कि अगर आपको कोई रिएक्शन दे दी गई है, जिस रिएक्शन को आपने इरिवर्सिबल की तरह ट्रीट कर लिया और प्रोडक्ट में कुछ बना दिया, और आपको मालूम है कि यहां पर बनने वाली स्पीशीज की टेंडेंसी अपने और अपने आयंस में इक्विलिब्रियम रखने की है, वो कहीं खत्म नहीं हुई, वो अभी भी है। फर्क बस इतना है कि इस रिएक्शन का K नंबर जब 10⁻³ से बहुत छोटा है, इसका मतलब उसके ये जो प्रोडक्ट आयंस हैं, दे आर वेरी वेरी मच लेस। ये प्रैक्टिकली 0.2 ही है, पर रियलिटी में वो 0.1999999 कुछ है। इसलिए पूरी केमिस्ट्री में अभी तक जब आप मोल कंसेप्ट वगैरह चल रहे थे, करके आ रहे थे, तो आप हर बार जिस रिएक्शन को इरिवर्सिबली करके आ रहे थे, और अगर वहां किसी प्रोडक्ट में पीपीटी बन रहे होते हैं, तो रियलिटी में वो रिएक्शन एक्चुअली में ऐसे नहीं चल रही। उस रिएक्शन को मैं ओपन माइंड से ऐसे सोचना चाहिए कि यहां पर जो भी कुछ बना, बिगिनिंग में बन गया, बिगिनिंग में इसके 0.2 बन गए, पर रियलिटी में सॉल्यूशन के अंदर इक्विलिब्रियम तो वो नेचुरली एस्टेब्लिश करेगा। तो रियलिटी में ये 0.2 माइनस x के साथ ये 3 कंपोनेंट्स होंगे सॉल्यूशन में, विद द डिफरेंसेस कि दे आर ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0। इसलिए जब भी कभी हम दो चीजों को मिक्स करते हैं और प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीज बन रही हो जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड है, तो रियलिटी में वो सब्सटेंस प्योर अकेला कंपोनेंट नहीं है, वो अपने आयंस की प्रेजेंस में रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको ऐसे बोला कि भाई AgNO3 अमोनिया के साथ मिलके ये एक रिएक्शन कर रहा है। ये एक रिएक्शन हो रही है। मान लो मैंने आपको बोला कि ये इसके 0.2 मोल है, इसके 0.4 मोल है, तो आपने इसकी अमाउंट कुछ घटा दी, इसकी कुछ बना दी। ऑब्वियसली आप ये कह सकते हो, मान लो मैंने ये रखा 0.5 मोल, सॉरी, आप यहां पे ये बोल सकते हो सर 0.2/1 ये लिमिटिंग रिएजेंट है, 0.5/2 छोटा नंबर नहीं है, ये 0.2/1 छोटा है, तो इसे 0 बना दो, ये पूरा खत्म। मैं कहूंगा हाँ मान लिया। अगर ये खत्म तो 0.2 के साथ 0.1 मोल इसके बचेंगे, क्योंकि 0.4 कंज्यूम होगा। अब AgNH3 ट्वाइस तो आपके हिसाब से 0.2 मोल बन गया ना? बिल्कुल बना। पर आपको यह पता होना चाहिए कि आपने ये जो रिएक्शन लिखी है ना, ये जो आपने रिएक्शन लिखी है, इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है, इसका कुछ ना कुछ KF डिफाइंड जरूर है, KF या KD डिफाइंड जरूर है। लेकिन सॉल्यूशन में ये भाई साहब 0.2 मोल की फॉर्म में नहीं है, रियलिटी में ये उससे थोड़े कम होंगे, क्योंकि इसका अपना इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा एस्टेब्लिश हुआ पड़ा है। और क्योंकि इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन में ये जो 0.2 मोल बना है,
ये रियलिटी में अब 0.2 में से कुछ x डिकम्पोज करके ये x और x बनाएगा। जीरो टाइम पे अगर ये बना, अब ये डिसोसिएट करके अपने आयंस के फॉर्म में कुछ ना कुछ रहेगा सोल्यूशन। पर मुझे ये बताओ KF वैल्यू लार्ज होने का मतलब क्या है? सोल्यूशन में कौन ऑलमोस्ट जीरो होगा? 0.2 माइनस x या x? सोल्यूशन में कौन ऑलमोस्ट जीरो होगा? x ऑलमोस्ट जीरो होगा। लेकिन बिगिनिंग में जब आपने सिर्फ ये बनाया सोल्यूशन में, सिर्फ ये, तो जीरो टाइम पे आपने इसे 0.2 कर दिया था। तो अब उसको थोड़ा सा तो डिसोसिएट होना पड़ेगा, क्योंकि इसकी नेचुरल टेंडेंसी है अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने की। तो ये जो आयंस हैं या अमोनिया बन रही है सोल्यूशन में, AgNH3 ट्वाइस प्लस से आने वाला सिल्वर प्लस और AgNH3 ट्वाइस प्लस से आने वाला अमोनिया, वो ऑलमोस्ट जीरो है। पर जीरो टाइम पे अमोनिया तो पहले से थी 0.1 मोल, तो मुझे काउंट करना चाहिए था इक्वेशन में ऐसे कि जीरो टाइम पर इसके 0.1 मोल है, इसके 0.2 है। अब ये डिकम्पोज करेगा, ये 2x बनेगा और ये x बनेगा, यानी कि ये Ag प्लस ऑलमोस्ट जीरो है, x नंबर ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन ये श्योर है कि 0.2 में से ये जो डिसोसिएट कर रहा है ना अमाउंट, ये बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि सोल्यूशन में जब एक कॉम्प्लेक्स आयन आ गया, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन के साथ इक्विलिब्रियम में ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इट इज ऑलवेज देयर। तो बेसिकली जो मैं थीम आपको समझाना चाहता हूं ना, आज के कॉन्सेप्ट पूरी क्लास में जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ये वो रिएक्शंस हैं जिनके लिए ओवरऑल रिएक्शन को आप इरिवर्सिबली मानते हो। जिनको आप इरिवर्सिबली मान रहे हो, बेसिकली वहां पर एक चीज ऐसी बन रही होती है जो चीज अपने इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करती है, पर फिर भी आप उसको बिगिनिंग में पूरा क्यों मान रहे हो? क्योंकि उसका बनना इज हाईली स्पॉन्टेनियस। आप खुद बताओ, मुझे एक बात बताना, अगर मैं बोलूं AgCl से Ag प्लस और Cl माइनस का Ksp नंबर है 10⁻⁻10, तो AgCl का बनने का K कितना होगा? या तो AgCl से डीकंपोजिशन दिखा रहे हो, AgCl के बनने का K कितना है? 10⁻+10, है ना, 10⁻+10। और यही कारण है कि हमने AgNO3 और KCl से सीधा बोल दिया कि AgCl बन गया। हमने कहीं नहीं यहां काउंट किया कि कुछ आयंस थे, फिर इक्विलिब्रियम आया, हमने बोला कि ये दोनों मिलकर AgCl बना लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका K नंबर, उसके फॉर्मेशन, उसकी बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी, यानी कि Ag प्लस की Cl माइनस से मिलकर AgCl बनने की टेंडेंसी तो बहुत ज्यादा है। इसीलिए याद रखना, हमेशा केमिस्ट्री में आपने हमेशा नोट किया होगा, कभी बचपन में जब भी कभी आप कोई रिएक्शन लिखते हो ना, A प्लस बी गिव C प्लस डी, प्रेसिपिटेट हमेशा प्रोडक्ट में बनता है, रिएक्टेंट में प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है। ज्यादातर रिएक्शन आपने हमेशा वही देखे होंगे जहां दो चीजें मिलके पीपीटी बनाए, लेकिन पीपीटी प्रोडक्ट में बन रहा होता है, रिएक्टेंट में नहीं बन रहा होता। उसका कारण क्या है? क्योंकि जिसके पीपीटी बन रहे होते हैं उसकी फॉर्मेशन का K बहुत हाई होता है। मुझे नहीं पता अगर आपको ये लाइन समझ लगी, अगर किसी को समझ लगी ना, उसने बोला अच्छा इसलिए ऐसा होता था, उसके दिमाग में ये आना चाहिए हमेशा कि हमने कभी ये रिएक्शन AgNO3 प्लस KCl गिव AgCl, कभी रिएक्शन ऐसे नहीं लिखी AgCl प्लस KNO3 गिव दिस, कभी नहीं ये रिएक्शन लिखी। क्यों? क्योंकि पीपीटी का बनना रिएक्शन के लिए ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि उस पीपीटी के बनने का जो K नंबर है वो 1000 से भी कहीं ज्यादा है। इसलिए ज्यादातर रिएक्शन जब हम लैब में करते हैं ना, दो रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं, तो वो जो दो रिएक्टेंट मिक्स करते हैं ना, वो होते हैं जो फुली सॉल्युबल है। जैसे उनको मिक्स करते हैं, उनके केटायन एनायन आपस में पंगा लेते हैं और कोई एक ऐसी चीज बनती है जिसका K फॉर्मेशन, यानी कि AgCl का बनना लाइक बैकवर्ड का K नंबर बहुत बड़ा होता है। I hope you got the point. Basically, this is all about practical chemistry, जिसके बेसिस पे ये न्यूमेरिकल्स हैं। तो जब भी कभी किसी रिएक्शन का आपको दिख रहा है कि यार ये दोनों मिलके ऐसे होने चाहिए, तो हमेशा आप पहले रिएक्शन को पूरा कंप्लीट करके देख लो और फिर देखो कि ये जो सोल्यूशन में जो बन रहा है उसका अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करा दो। अब मैं इसी को इस एग्जांपल में, इसी को इस थ्योरी में यहां पे अब यूज करने बता रहा हूं। जैसे कि
पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है ये थोड़ा सा हैवी लगे, पर इसके बेसिस पे जब आप 3-4 एग्जांपल कर लोगे ना, तब देखना बड़ा मजा आने वाला है। रियलिटी में इसका बस एक आध अमेरिकन करा के बोल दिया जाता है, टॉपिक खत्म। लेकिन मैं जब स्टूडेंट था ना, मुझे इसमें इसलिए इंटरेस्ट आता था क्योंकि मैं कभी सीख नहीं पाया था। फिर मैंने अपनी मेहनत से प्रैक्टिस कर करके डेवलप किए कुछ कॉन्सेप्ट्स, और फिर थोड़ा टीचिंग करियर में आके अपने आप को पॉलिश किया। लेकिन ये क्वेश्चंस वो हैं जो अगर आपको फील होने शुरू हो गए तो आपको लगेगा अच्छा, केमिस्ट्री में इतना मजा होता है, इससे तुम इनऑर्गेनिक बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो चीजें 12th में। अब चलो देखते हैं एक बार। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में 0.01 मोलैरिटी AgNO3 की है और 1 मोलैरिटी अमोनिया की है, और ये 1 लीटर सोल्यूशन है। दिया नहीं क्वेश्चन में, मैंने मान लिया कि 1 लीटर सोल्यूशन। अब उन्होंने बाद में देखते हैं कि विल AgCl विल फॉर्म और नॉट। पहले तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये दोनों मिलके क्या कर सकते हैं। क्या इनकी कोई आपस में रिएक्शन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ये मुझे बता दिया कि कॉम्प्लेक्स बनेगा सिल्वर का अमोनिया के साथ, और कॉम्प्लेक्स का बनना इज हाईली स्पॉन्टेनियस। तो ये हो ही नहीं सकता कि इनकी रिएक्शन ना हो रही है। तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, AgNO3 प्लस अमोनिया, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं AgNH3 ट्वाइस, और साथ में NO3 माइनस, ये जो नाइट्रेट है, और बैलेंस करके 2। और क्योंकि मुझे पता है कि इस कॉम्प्लेक्स का बनना इज हाईली स्पॉन्टेनियस, उसका KF नंबर 1000 से कहीं ज्यादा है, जो आप यहां से अंदाजा लगा सकते होंगे। आप बता सकते हो कि इसका KF नंबर, ये KD है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो KF नंबर इस कॉम्प्लेक्स का 1 अपॉन ये होगा रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल 10⁸ ऑर्डर का है, यानी कि 10⁷ ऑर्डर का तो श्योर है। 10⁸ तो मैंने बोल दिया कि 1/5 को कोई 0.2 बोल दे, चलो ये मान लेते हैं 10⁷ ऑर्डर का तो पक्का है। ओके, तो अब मैं इस रिएक्शन को प्रैक्टिकली लाइक इरिवर्सिबली की तरह लेके चल गया। यानी कि मैंने ये बोला कि 0 पॉइंट पे अगर ये मेरे पास 1 मोलर था और ये 0.01 था, तो एज ए लिमिटिंग रिएजेंट देखो, लिमिटिंग रिएजेंट ये पूरा खत्म हो गया, ये बन गया 1 माइनस 0.01 इंटू 2, क्योंकि ये 1:2 रेशो में रिएक्ट करेंगे, और ये बना 0.01, ये 0.01। अब सोल्यूशन में ये जो बैठा है, ये कभी भी अपने साथ अकेला नहीं होगा, ये अपने आयन के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि उसका KD दिया हुआ है मुझे। यानी कि अब मेरे लिए क्वेश्चन क्या है, अगर सोल्यूशन में AgNH3 ट्वाइस प्लस इतना हो और साथ में अमोनिया इतनी हो, इन दोनों के मिक्सचर में सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी होगी? सिल्वर प्लस बिल्कुल 0 नहीं हुआ, भले ही आपने इसको पूरा 0 लिख दिया, पर यह नंबर बहुत छोटा है, बहुत छोटा। तो अब मैं बोलूंगा कि AgNH3 ट्वाइस प्लस डिसोसिएट होके Ag प्लस और अमोनिया जरूर बनाएगा, लेकिन ऑलरेडी उस सोल्यूशन में अमोनिया पहले से 0.08 है, पहले से 0.08 मोलर अमोनिया है और कॉम्प्लेक्स 0.01 है। तो अब हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आके ये घट के कितना हो जाएगा, ये बनेगा कितना। तो अब मैं बोलूंगा कि ये 0.0, हाँ मैंने एक गलती कर दी, 0.98, यानी कि ये 0.01 में से कुछ x घटा, ये x बना, और ये 0.98 में 2x और बन गया, क्योंकि यहां से अगर 1:2 रेशो में बनेगा तो x घटेगा तो 2x बनेगा। पर ये श्योर है, क्या श्योर है, इस रिएक्शन में इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप KD लोगे या KF लोगे? ये रिएक्शन देखो मैंने किस स्टाइल में लिखी, इसमें मैंने KD लू या KF लू। इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो रहा है, कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो रहा है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है? ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो रहा है, राइट? ये जरूरी नहीं है कि मैंने डिसोसिएशन के फॉर्म में लिखा तो आप भी डिसोसिएशन की फॉर्म में लिखोगे। आप ऐसे लिख दो चाहे कि Ag प्लस अमोनिया के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाएगा
लेकिन इस कॉम्प्लेक्स की मोलर कंसेंट्रेशन 0.01 है 0 टाइम पे, और ये 0.98 है। अब अगर ये 0 है ना, तो ये 0 नहीं रह सकता, क्योंकि ये तो हमने बताना है, यानी कि अब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, यहां से x घटेगा, तो ये 2x बनेगा और ये x बनेगा, यानी कि आप रिएक्शन को यहां से देख रहे हो, क्योंकि 0 टाइम पे कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स कुछ ना कुछ डीकंपोज करके सिल्वर प्लस जरूर बनाएगा, पर जितना भी बनाएगा वो ऑलमोस्ट 0 ही है, वो ढूंढना है मुझे कितना है। तो आप चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ये आपकी चॉइस है, पूरा वही है। अब अगर मैं इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, तो उसमें लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, और ये नंबर दिया हुआ है 5.8 इंटू 10⁻⁻8, क्योंकि यहां कॉम्प्लेक्स की डिसोसिएशन हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये केडी नंबर बहुत छोटा है, तो मैं यहां पर किसके लिए अप्रोक्सीमेशन लगाऊं कि 0 होगा? कौन ऑलमोस्ट 0 होगा? ये 0.01 - x 0 होगा या x 0 होगा? कौन सा नंबर बहुत छोटा है? अगर केडी नंबर 5.8 इंटू 10⁻⁻8 है, लेस देन 10⁻³ है, तो इस रिएक्शन की कॉम्प्लेक्स की टेंडेंसी टूटने की तो बहुत कम है ना, इस कॉम्प्लेक्स के टूटने की टेंडेंसी तो बहुत कम है, तो इससे जो x, ये जो डिसोसिएशन हो रहा है, x नंबर बहुत छोटा है। अब वो मेरी अप्रोक्सीमेशन बन गया कि दिस नंबर x इज नियरली 0, और अगर ये x नियरली 0 है, 0, तो क्या यहां पर आप जब वैल्यू पुट करोगे k इक्विलिब्रियम में, मैं यहां लिख रहा हूं k इक्विलिब्रियम में, ये जो वैल्यूज पुट करोगे, सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू अमोनिया की कंसेंट्रेशन 0.98 प्लस 2x का स्क्वायर अपॉन कॉम्प्लेक्स की कंसेंट्रेशन 0.01 माइनस x, और ये k नंबर दिया हुआ है 5.8 इंटू 10⁻⁻8। तो जैसे मैंने ये अप्रोक्सीमेशन लगाई कि सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 होगी, क्योंकि इसके डिसोसिएट होने की टेंडेंसी k नंबर बहुत छोटा है, तो ये प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट 0.01 ही होगा, यानी कि ये 0.01 ही रहने वाला है। इसका मतलब मैं इस x को इग्नोर कर रहा हूं, और यहां से x को इग्नोर करके मैं सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन निकालने वाला हूं, और अब आप मुझे ये बताओ कि सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन यहां से कितनी आएगी। और अगर आप ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाते, तो आप कभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आसानी से, अप्रोक्सीमेशन तो लगाना ही पड़ेगा। तो अब आप मुझे यहां से सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन बताओ कितनी बनेगी। बहुत छोटा नंबर बनेगा, पर बहुत छोटा नंबर, ये आना चाहिए 6.12 इंटू 10⁻⁻10, कुछ ऐसा। अब खुद बताओ, जिसको आप बोल रहे हो कि सिल्वर प्लस 0 बनना चाहिए, 0, तो ये 0 नहीं है क्या? 5.9 इंटू 10⁻⁻10 बोल दो यार, मतलब कहने का मतलब 6 इंटू 10⁻⁻10, वो आप जो मर्जी देखो। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से देखो, यहां से अगर आपको ये डाउट आता है ना, बच्चों को जो पहली बार पढ़ते हैं, सर ने इसके इक्विलिब्रियम को क्यों काउंट किया, मैं कहूंगा इसके इक्विलिब्रियम को काउंट करने का सिर्फ ये मतलब है, ये 0.01 जरूर है, पर रियलिटी में ये 0.01 से थोड़ा सा छोटा है, ये 0.01 से थोड़ा सा छोटा है, पर जितना भी छोटा नंबर है वो बहुत ही स्मॉल नंबर है। और आपको क्वेश्चन में यही पूछा होता है यूजुअली। अगर कोई मुझे ये कह देना जब ये 0 है तो निकाल ही क्यों रहे हो, मैं कहूंगा आयनिक इक्विलिब्रियम है ही पूरे चैप्टर में, जो 0 आपको लग रहा है वही निकालना है, क्वेश्चन ने यही पूछा होता है। इसका मतलब जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया था, और मिक्स करने के बाद मैंने ये कॉम्प्लेक्स बनाया, और अगर किसी को डाउट है सर आपने इसे इरिवर्सिबली क्यों लिखा, मैं कहूंगा क्यों ना लिखूं, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स का KF नंबर इतना बड़ा है, और जिस रिएक्शन का KF, जिस रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट का KF नंबर इतना बड़ा हो, वो रिएक्शन तो ऑलमोस्ट इरिवर्सिबली चलती है। क्यों? क्योंकि आप खुद देख लो, अगर इसने अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर भी लिया, अगर इसने अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर भी लिया, तो इसकी कंसेंट्रेशन कितनी डिफरेंट हो गई, 0.01 माइनस x, x इज दिस नंबर,
उसकी कंसेंट्रेशन तो 0.01 ही है। यानी कि आप इस रिएक्शन को इरिवर्सिबली आराम से पूरी चला सकते थे। तो अगर कोई हमें यह कह दे कि भाई जब सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन इतनी छोटी आ गई तो फिर इग्नोर कर दो ना, फिर फाइंड क्यों कर रहे हो? मैं बोलूंगा यस यार, इग्नोर कर देनी चाहिए। पर मैं क्या करूं अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछो, फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर प्लस इन इक्विलिब्रियम, जो जीरो इग्नोरेबल है उसी का पूछा गया, तो आपके वहां पे 4 ऑप्शन में से कोई जीरो ही नहीं लिखा आया, सब ऑप्शन ऐसी है 10⁻⁻6, 10⁻⁷, 10⁻⁸, तो आप कुछ तो टिक करके आओगे, बिना तो नहीं करके आओगे सॉल्व। पर इस सवाल में इसका कनेक्शन क्या था? अब इस कनेक्शन में देखना, उन्होंने कहा था क्या ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें सिल्वर प्लस, अब इस ड्राइंग में अगर आपको ले जाऊं ना, जिस सॉल्यूशन में आपने सिल्वर नाइट्रेट 0.01 मोलर रखा था, अमोनिया 1 मोलर रखी थी, उसका भविष्य क्या था? भविष्य ये था, ये अमोनिया ऑलमोस्ट घट के 0.98 हो गई थी, क्योंकि 0.98 प्लस 2x इज इग्नोरेबल। AgNO3 ऑलमोस्ट घट के 0 बन चुका था। लेकिन अगर ये 0 बन चुका था तो इस सॉल्यूशन में कौन था? मैं कहूंगा इस सॉल्यूशन में एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है, और जिसकी मोलैरिटी 0.01 है, ये बन चुका था। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अगर इस सॉल्यूशन में मान लो सोडियम क्लोराइड भी है, और सोडियम क्लोराइड की मोलैरिटी दी हुई थी, मैं भूल गया यहां पे लिखी, मतलब मैंने इरेज कर दी, NaCl के बारे में भी कुछ लिखा हुआ था, 1 मोलर या समथिंग कुछ, 0.01 मोलर 1 लीटर सोल्यूशन में 0.01 मोल NaCl भी है। तो वो पूछ रहे हमसे कि ये बताओ कि अगर इस सोल्यूशन में NaCl होता तो क्या AgCl के पीपीटी बनते? अगर इस सोल्यूशन में NaCl होता तो क्या इस सोल्यूशन में AgCl के पीपीटी बनते? तो अब क्वेश्चन ये है कि किसी के पीपीटी कब बनते हैं? आपको कोई कंडीशन मालूम है? किसी के पीपीटी बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि उसकी QIP, उस सॉल्ट की QIP उसकी KSP से एक्सीड करे, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, पीपीटी किसकी फॉर्मेशन पूछी जा रही है? AgCl की, और न्यूमेरिकल में इसीलिए तो KSP दिया AgCl। तो मैं ये चेक कर लेता हूं कि अगर इस सॉल्यूशन में NaCl में से आने वाला Cl माइनस, NaCl तो फुली सॉल्युबल है ना, NaCl तो 100% डिसोसिएट करेगा, तो Cl माइनस की मोलैरिटी 0.01 है। तो अब मैं ये चेक करूंगा कि क्या QIP ऑफ AgCl क्या उसकी KSP से ज्यादा होगी, या उसके बराबर भी हो जाए तो भी। अब अगर मुझे ये चेक करना है तो मुझे डेफिनेटली इस सॉल्यूशन में ये पता होना चाहिए कि सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है और क्लोराइड की कितनी है। तो क्लोराइड की कंसेंट्रेशन तो पता है 0.01, पर सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है ये ही पता करने के लिए ये सब करना पड़ा। ये उन बच्चों का आंसर है जो कह रहे हैं ना सर जब सिल्वर प्लस बनना ही 0 है उसे इग्नोर कर रहे हो तो वो ढूंढ क्यों रहे हो? मैं क्या करूं, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है क्या AgCl के पीपीटी बनेंगे अगर इसमें हम सोडियम क्लोराइड डालें? तो मैं कहूंगा सोडियम क्लोराइड अगर डाला तो सोडियम क्लोराइड तो आयनाइज होके Na प्लस और Cl माइनस बनेगा, Cl माइनस तो सिल्वर प्लस को ढूंढेगा पीपीटी बनाने के लिए। पर सोल्यूशन में सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन आपने निकाली 6 × 10⁻⁻10 और क्लोराइड की मोलैरिटी है 0.01। तो क्या AgCl की QIP उसकी KSP से ज्यादा है या कम है? ये नंबर, इसका प्रोडक्ट, इसकी KSP वैल्यू जो कि 1.8 × 10⁻⁻10 है, इससे डेफिनेटली कम है, यानी कि AgCl के पीपीटी नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि Ag प्लस की कंसेंट्रेशन आपने इतनी कम कर दी कि AgCl पीपीटी बन ही नहीं पा रहा। सो दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन आर ऑफ प्योर एडवांस्ड लेवल। ये होता असली में IIT का मजा, जो बच्चों को पूरा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पूछता है कि अगर आपको यह पता हो कि कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस कॉम्प्लेक्स में आने के बाद किसी केटायन की कंसेंट्रेशन जो कि नियरली 0 हो रही है,
तो उस आयन की कंसेंट्रेशन सोल्यूशन में घट के कितनी रह गई? क्या उस आयन की कंसेंट्रेशन जितनी भी घट गई, जितनी भी घट गई, क्या वो उसके पीपीटी बनाने के लिए कैपेबल है? नहीं कैपेबल। और रियलिटी में बताऊं, इन क्वेश्चन को इजीली कोई भी नहीं एक्सप्लेन इतना इजीली इतना कोई भी नहीं सिखाता। बस एक आध एग्जांपल दिया, चल भी खत्म। और असली में फीलिंग यहां पे आती है यानी कि इक्विलिब्रियम की। इसलिए मैंने कहा था कि ये प्योरली टॉपिक एडवांस का। डोंट वरी, हम 2 3 4 सवाल ऐसे करेंगे। और इसीलिए तो मैं धीरे पढ़ाता हूं और मेरी क्लासेस बढ़ जाती हैं, फिर मेरी क्लास के बच्चे एक्स्ट्रा क्लास में परेशान होते हैं, क्योंकि मुझे पता अगर मैंने तुम्हें ये सिखा दिया, ऑल ओवर इंडिया में आपका कॉम्पिटिटर कोई नहीं बचेगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, अगर आप ये करना शुरू हो गए। बट डेफिनेटली प्रैक्टिस रिक्वायर्स। और इसके क्वेश्चंस आपको भर भर के कहां मिलेंगे? इसके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आयनिक इक्विलिब्रियम की एपीएसपी में। एपीएसपी में खूब सारे क्वेश्चन है। और आपकी आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 3 की जो शीट है ना, उसमें इस तरह का एक भी सवाल नहीं है, एक भी। तो आपको इसकी सारी प्रैक्टिस एपीएसपी सेक्शन से करनी है। मैं क्लास के एंड के बाद, अभी नहीं मैं कर रहा, अभी मैं पढ़ा रहा हूं आधा घंटा, क्लास के एंड के बाद मैं आपको एपीएसपी के क्वेश्चंस टिक मार्क करके मतलब मेंशन करूंगा, ये वाले क्वेश्चन आज के टॉपिक पे बेस्ड है। पर उससे पहले 2 4 क्वेश्चन और देखो, तब आपको मजा आएगा। राघव ने पूछा क्या लेक्चर अपलोड करोगे? क्यों नहीं करूंगा? भी कल वाला भी कर दिया हुआ है लेक्चर अपलोड। अगर आप देखोगे मेरी प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 20, 21, 22, 23 मैंने सॉल्युबिलिटी के 5 लेक्चर आपके सामने रख दिए हैं। और कहीं भी यूट्यूब वगैरह पे चेक करना, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कहीं नहीं मिलेगी। वो भले ही हर क्लास में 3 4 क्वेश्चन है। चलो देखें। क्वेश्चन इज हाउ मच AgBr could dissolve in 1 liter of 0.4 molar ammonia given that Kf of AgNH3 twice plus 10 raised to power 8 and Ksp of AgBr is। खुद ट्राई करना चाहोगे इस सवाल को? बड़ा इजी है वैसे। चलो एक बार ट्राई करो, मैं वेट करता हूं, फिर मैं करवाऊंगा।
यश महाजन ने कुछ आंसर बताया, चेक करते हैं। एनी आंसर? सालिक अजीम बिल्कुल ठीक, यश महाजन बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। हस्तार थोड़ी सी गलती है, भाविका गलत। 2 समोसा ओनली, ऑसम, एक्सीलेंट। विशेष गुप्ता नहीं, गड़बड़। विशेष के गलत। प्रत्यक्ष गलत। ऋषभ गर्ग गलत। राज गलत। हस्तार पार्शली ट्रू। वाजपेयी साहब एक्सीलेंट, मजा ही आ गया। शांतनु ऑसम, बिल्कुल ठीक। चलो देखिए, अब मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से करके दिखाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे। नहीं, मैं बोलूंगा दोनों सीखना, आपको हर तरीके से आना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने बोला कि AgBr अमोनिया के सोल्यूशन में कितना डिसॉल्व होगा। AgBr कितना डिसॉल्व होगा अमोनिया में। तो इसका मतलब आपको यह पूछा कि AgBr की सॉल्युबिलिटी बताओ इन अमोनिया सोल्यूशन। इसका मतलब आपको यह बोला जा रहा है कि एक सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है और मोलैरिटी 4 है, यानी कि अमोनिया के आपके पास मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम 0.4 मोल है। इसमें AgBr डाला तो AgBr कितना डिसॉल्व होगा, यानी कि AgBr की सॉल्युबिलिटी पूछी है। तो आप क्या लिखोगे क्वेश्चन की AgBr अगर डिसॉल्व करेगा तो वो अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा। उसकी सॉल्युबिलिटी की क्वेश्चन तो यही लिखोगे ऑब्वियसली वाटर में। लेकिन आपको यह पता है कि ये जो सिल्वर प्लस आयन सॉल्यूशन में जब जाएगा ना, वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसका मतलब कि Ag प्लस अमोनिया के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा AgNH3 ट्वाइस प्लस, और उसका आपको KF भी दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन ठीक उसी तरह का बन गया जैसा मैंने आपको क्लास की बिगिनिंग में बोला था कि किसी सॉल्ट का कोई आयन बनेगा और उस आयन के साथ कोई चीज कॉम्प्लेक्स बना रही होगी। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि मान लेते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S डैश है, जो हमें ढूंढनी है कि कितना डिसॉल्व करेगा AgBr, जो डिसॉल्व करेगा वो तो S डैश है, तो ये S डैश और ये S डैश बनेगा। लेकिन अमोनिया जो आपने यहां पे 0.4 मोलर रखा हुआ है, ये जैसे ही S डैश सिल्वर प्लस बनेगा, ये उसके साथ कुछ रिएक्ट करेगा और ये X बनाएगा, यानी कि ये बनने वाले सिल्वर प्लस को घटा के S डैश माइनस X कर देगा। तो जैसे अमोनिया की 0.4 मोलर कंसंट्रेशन आपके पास है और बनने वाला सिल्वर प्लस S डैश है, तो ये दोनों कंज्यूम होके S डैश में से अगर X घटेगा तो 0.4 में से 2X घटेगा, क्योंकि ये 1:2 रेशो में, और ये मिलके कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे। लेकिन इस रिएक्शन का KSP, K इक्विलिब्रियम, जो कि KSP के बराबर है 1.5 into 10⁻13, ये नंबर मच लेस देन 10⁻³ है। इसका मतलब ये कि सिल्वर प्लस बहुत थोड़ी मात्रा में बनेगा, लेकिन जितना भी सिल्वर प्लस यहां बन रहा है वो साथ के साथ अमोनिया के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट है विच इज मोर देन 1000। तो ये बताओ कि जब सिल्वर प्लस अमोनिया से मिलके कॉम्प्लेक्स आयन बना रहे हैं और इसके बनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, पर इसके डिसोसिएट होके ये सिल्वर प्लस के बनने की टेंडेंसी बहुत कम है,
तो सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कितने बनने की तरफ अप्रोच कर रही है? ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि सिल्वर प्लस बनता तो बहुत थोड़ी मात्रा में है पर कंज्यूम बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। तो सिल्वर प्लस तो प्रैक्टिकली जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। और अगर हमें उन्होंने ये पूछा है कि AgBr की सॉल्युबिलिटी बताओ कितना डिसॉल्व होगा, तो हमें S डैश नंबर ढूंढना है। S डैश नंबर मुझे ढूंढना है। तो अब मैं इस क्वेश्चन में अगर मुझे S डैश नंबर ढूंढना है तो मुझे इतना पता लग चुका है कि इस रिएक्शन का KF मुझे दिया है। तो अगर मैं इस KF वाली इक्वेशन में देखूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, KF का एक्सप्रेशन मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K कैसे लिखना है, AgNH3 ट्वाइस प्लस का कंसेंट्रेशन अपॉन सिल्वर प्लस का कंसेंट्रेशन इनटू अमोनिया की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। अब KF नंबर तो मुझे दिया हुआ है 10⁸ और ये नंबर मेरा x है और ये अमोनिया की कंसेंट्रेशन है 0.4 माइनस 2x का स्क्वायर और ये Ag प्लस की कंसेंट्रेशन है S डैश माइनस x। तो मुझे ये बताओ इस इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं कोई अप्रोक्सीमेशन यूज करूं? क्या मैं कोई अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकता हूं? अगर मुझे इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है, कौन सी अप्रोक्सीमेशन? कि सिल्वर प्लस टेंडिंग टू जीरो है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि S डैश माइनस एक्स नियरली जीरो है, x S डैश है। तो मुझे यहां से अगर मैंने लिख दिया x को S डैश अपॉन सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू 0.4 माइनस 2S डैश का स्क्वायर, तो यहां से मैं सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन निकाल सकता हूं कितनी, KF इंटू 0.4 माइनस 2S डैश का स्क्वायर अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ अपॉन S डैश। ऑब्वियसली मुझे सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन नहीं काउंट करनी, मुझे तो सॉल्युबिलिटी निकालना ना, मुझे तो S डैश निकालना है। अगर मुझे S डैश निकालना है तो मैं वापस से 1 मिनट बच्चों, भजन शुरू। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही? ओके। तो अब अगर मैं Ag प्लस की कंसेंट्रेशन देखूं, ओ यहां से उल्टा हो गया, Ag प्लस की कंसेंट्रेशन आएगी S डैश अपॉन KF वैल्यू इंटू 0.4 माइनस 2S डैश का स्क्वायर, सॉरी Ag प्लस की कंसेंट्रेशन। अब मुझे उन्होंने एक और कांस्टेंट दिया हुआ है KSP AgBr का, तो मुझे ये क्वेश्चन तो पता है KSP ऑफ AgBr आप कैसे लिखोगे, कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर प्लस इंटू Br माइनस का कंसेंट्रेशन इज KSP, जो कि नंबर आपको पहले से गिवन है। तो मैं Ag प्लस की इस एक्सप्रेशन को यहां पुट कर देता हूं, S डैश अपॉन KF इंटू 0.4 माइनस 2S डैश का स्क्वायर इंटू Br माइनस की कंसेंट्रेशन जो कि S डैश ही है। तो अब यहां से मेरे पास ये इक्वेशन कोई क्वाड्रेटिक वगैरह नहीं बनेगी, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, S डैश अपॉन 0.4 माइनस 2S डैश का स्क्वायर। तो अब आप यहां से S डैश की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि आपको सॉल्युबिलिटी की वैल्यू पूछी गई थी कि AgBr कितना डिसॉल्व होगा। तो यहां से आप S डैश की वैल्यू निकाल सकते हो 5 इंटू 10⁻³ इंटू KF का रूट। KF मालूम है, KSP पता है, S डैश की वैल्यू निकाल सकते हो और चेक करो कि ये S डैश की वैल्यू आएगी 2.8 इंटू 10⁻³ 2.8 इंटू 10⁻³। तो AgBr जैसे सिल्वर प्लस बना रहे हैं, अमोनिया उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है और कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त Ag प्लस को जीरो की तरफ अप्रोच करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बनता है पर साथ के साथ बहुत हाई टेंडेंसी के साथ कंज्यूम हो जाता है।
तो हम जब इसमें KF का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो KF का एक्सप्रेशन लिखते वक्त मैं यहां से सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लूंगा और वही सिल्वर प्लस को KSP के एक्सप्रेशन में रख के Br माइनस के साथ S डैश निकाल दूंगा। तो यहां से मुझे यह पता लग जाएगा S डैश की वैल्यू सॉल्युबिलिटी कितनी है। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, S डैश अपॉन 0.4 माइनस 2S डैश का होल स्क्वायर इज दिस नंबर। तो अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गया। तो चेक करो S डैश की वैल्यू ऑलमोस्ट इतनी आ रही है, चेक इट 2.8 इंटू 10⁻³ अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं बच्चों, अगर मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन दिया होता सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का टाइप 1 घन अमेरिकन, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, हाउ मच AgBr कैन बी डिसॉल्व इन प्योर वाटर, ऐसे पूछा होता हाउ मच AgBr कैन बी डिसॉल्व इन प्योर वाटर, तो बता सकते हो आप कैसे करते क्वेश्चन। अगर आपको KSP पता है AgBr का, तो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr इन प्योर वाटर, तो आप क्या करते उस वक्त, आप इसी इक्वेशन में इसे S डैश और इसे S डैश ही रखते और उस S डैश का स्क्वायर KSP से इक्वेट करते और सॉल्युबिलिटी आपकी कितनी आती, रूट इतनी। कोई मुझे ये बता सकता है ये नंबर कितना होगा, ऑलमोस्ट ये नंबर कितना होगा। अगर मैं इसे डिवाइड बाय 10 इंटू 10 कर दूं तो ये 7 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस शायद 7 बनेगा, शायद, है ना, 7 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7। ये कौन सी सॉल्युबिलिटी है AgBr की, ये भी आपने सॉल्युबिलिटी निकाली, पर ये कब की सॉल्युबिलिटी AgBr की, जब आप उसे वाटर में डालते, प्योर वाटर में। प्योर वाटर में ये नंबर सिर्फ इतना है। और खुद बताओ, अगर वही AgBr को अमोनिया सोल्यूशन में डाला, जिस पानी में अमोनिया मिला दी, उसकी सॉल्युबिलिटी ये नंबर इसके कंपैरिजन में बता सकते हो कितना बढ़ गया, ये नंबर बढ़ के इतना हो गया, उसकी सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट कितने गुना बढ़ गई, पहले के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट एटलीस्ट 10,000 या 1000 या मतलब 1000 गुना तो डेफिनेटली बढ़ी है, 1000 गुना तो डेफिनेटली बढ़ी है, हो सकता है उससे ज्यादा ही बढ़ी हो। पर आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि बनने वाले के टाइम को आपने एक ऐसे सॉल्वेंट में डाला जो सॉल्वेंट उस मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। जो मेटल आयन किसी लिगेंड के साथ, किसी सॉल्वेंट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो इस सॉल्वेंट के अंदर इसके प्रेसिपिटेट्स की सॉल्युबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, राइट। अब इसके जैसा एक और क्वेश्चन देता हूं जिस पे हम क्लास वाइंड अप करेंगे। अब आप ट्राई करना कि खुद कर सकते हो या नहीं। एक सवाल अब आप करके देखोगे। On mixing a solution which is 0.1 molar in KCl and 0.03 molar in AgNO3, what is concentration of silver plus in solution given that Kd of this complex is 4 into 10 raised to minus 19.
करके दिखाओ। यश महाजन बिल्कुल ठीक बेटा, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। अनमोल शुक्ला गलत हो गया। शिवांगी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। टू समोसा ओनली काफी हद तक सही, परफेक्ट नहीं। यशराज पांडे बहुत बढ़िया। श्रेष्ठा सक्सेना गड़बड़ हो गई। श्रेष्ठा का गलत है। नोकिया 7.2 और ऑसम, आउटस्टैंडिंग। हस्तार कुछ गड़बड़ हो गई, गलत हो गया। कुशल गलत। नयन बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, शाबाश। सादिक अजीम ऑसम। शांतनु छोटी सी मिस्टेक का, मामूली सी। शरद गलत। तो सबसे पहले मैं यहां पे रिएक्शन क्या लिखूंगा, मुझे तो वो देखनी है कि KCN AgNO3 के साथ मिलके क्या बनाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला हुआ है कि एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं AgCN ट्वाइस नेगेटिव। और जब ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो मैं इसे बैलेंस करने लिखूंगा 2 और फिर साथ में लिखूंगा KNO3 प्लस K प्लस। तो जैसे AgCN ट्वाइस नेगेटिव बन रहा है, इसे बैलेंस करने के लिए 2, यहां का नाइट्रेट और K प्लस मिलके KNO3 और एक केटाइन K प्लस बैठा। ये रिएक्शन हो रही है एक्चुअल में। और अब अगर ये 0.1 मोलर है और ये 0.03 मोलर है, तो ऑब्वियसली ये एक लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ये पूरा। तो ये खत्म होने के बाद 0 हो रहा है, और ये कितना कंज्यूम करेगा इसके साथ, 0.1 में से 0.06 खर्च होगा, 0.03 इंटू 2 डिवाइड बाई 1, तो ये बनेगा 0.04 मोलर और ये बनेगा 0.03 मोलर।
ये 0.03 मोलर। पर हमें यह पता है कि ये कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा अपने आयंस के साथ। और ये उन्होंने पहले से बोला था कि एक सोल्यूशन है जिसमें ये दोनों हैं, ये नहीं कि दो अलग सोल्यूशन को मिक्स किया। रेडीमेड सोल्यूशन में ये दोनों मोलरिटी है। इसलिए एक बच्चे ने पूछा सर आपने इनको वॉल्यूम को 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया? ये कहीं नहीं बोला कि मैंने दो अलग अलग मतलब बराबर वॉल्यूम के दो सोल्यूशन को लेके मिक्स किया, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने बोला सोल्यूशन विच इज दिस इन दिस एंड दिस मच इन दैट, यानी कि रेडीमेड कंसेंट्रेशन है। तो अब मुझे पता है कि इस सोल्यूशन में एक तो Cn माइनस है और एक AgCN2 माइनस है, और हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है Kd फॉर दिस। इसका मतलब ये डिसोसिएट करके कुछ ना कुछ सिल्वर आयंस बनाएगा। तो ये क्वेश्चन बन गया कि AgCN ट्वाइस डिसोसिएट करके अपना जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर रहा है, तो साथ के साथ सोल्यूशन में KCN से आने वाला Cn माइनस इतना ऑलरेडी है, यानी कि 0 टाइम पर AgCN ट्वाइस की इसकी कंसेंट्रेशन तो इतनी है, लेकिन Cn माइनस की कंसेंट्रेशन पहले से 0.04 है, क्योंकि KCN फुली सॉल्युबल सॉल्ट है और फुली सॉल्युबल सॉल्ट से आने वाला Cn माइनस 0.04 मोलर ही है। ये 0 टाइम पे ये दोनों है। तो बताना है कि इक्विलिब्रियम पे सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी होगी सोल्यूशन के अंदर। तो ऑब्वियसली एट इक्विलिब्रियम ये डिसोसिएट करके कुछ x डिसोसिएट करेगा, ये x बनेगा और ये 0.04 प्लस 2x बनेगा, क्योंकि x से ये 2x बनेगा। और पर हमें ये मालूम है कि इस रिएक्शन का जो Kd है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट नंबर बहुत छोटा है, मच लेस देन 10⁻³ और हमें फाइंड क्या करना है? सिल्वर प्लस आयन की कंसेंट्रेशन। सिल्वर प्लस आयन की कंसेंट्रेशन अगर मैं देखूं तो यहां से Kd का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? सिल्वर प्लस का कंसेंट्रेशन Cn माइनस का स्क्वायर अपॉन AgCN ट्वाइस नेगेटिव। अब मुझे बताओ यहां पे मैं क्या अप्रोक्सीमेशन लगाऊं, किसकी कंसेंट्रेशन टेंडिंग टू 0 होगी और क्यों होनी चाहिए? X इज ऑलमोस्ट 0। वाई? क्योंकि Kd नंबर बहुत छोटा है, यानी कि इस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत कम है, यानी कि इस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी तो बहुत कम है, यानी कि ये नंबर ऑलमोस्ट खत्म है, मतलब ये नंबर X ऑलमोस्ट 0 है। तो यहां से जब ये 0.04 मोलर Cn माइनस पहले से था और कॉम्प्लेक्स 0.03 मोलर है, तो अगर ये स्मॉल अमाउंट में डिकंपोज करेगा तो ये कुछ ऐसे बनेंगे। पर सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 की तरफ अप्रोच कर रही होगी, क्योंकि इसकी डिसोसिएट होने की टेंडेंसी कम है, क्योंकि Kd नंबर बहुत छोटा है। तो अभी यहां से जब मुझे Kd नंबर मालूम है 4 × 10⁻19 और मुझे यही नंबर फाइंड करना है, तो ये नंबर 0.04 प्लस 2x का स्क्वायर है और ये 0.03 माइनस x है। तो मैं इस x को इग्नोरेबल, ये टर्म x टर्म इग्नोर कर दूंगा। तो यहां से सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन आपके पास आएगी 4 × 10⁻19 इंटू 0.03 डिवाइड बाय 0.04 का स्क्वायर, और ये कुछ आनी चाहिए 7.5 इंटू 10⁻⁻18। विद दिस आई विल से दैट कि हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का पूरा टॉपिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूरा खत्म है। तो यहां से हम इस चैप्टर को एंड अप करके नेक्स्ट क्लास में टाइट्रेशन की एक क्लास लगाएंगे, 2 क्लास लगेंगे, टाइट्रेशन और इंडिकेटर। तो आइडियली हमारा कल या परसों तक हमारा चैप्टर कंप्लीटली वाइंड अप हो जाएगा।